हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण बुधौलिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम यहां पर क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियो जो आपने देखे हुए हैं उनमें हमने कितने अलग अलग डायमेंशन से डेवलपमेंट को समझा हुआ है, डेवलपमेंट की एक एक बारीकी को देखा है। और अभी भी हम इसको तय नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअल में डेवलपमेंट है क्या, विकास है क्या। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं इतनी देर से कि सबके अपने अपने विकास हैं। हमने देखा किसान के लिए विकास अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए विकास अलग है, लड़की के लिए विकास अलग है, लड़के के लिए विकास अलग है। जब सबके लिए विकास के इतने अलग अलग मायने हैं तो विकास क्या है? फिर हमने एक नतीजे पे पहुंचे कि चलो भाई पर कैपिटल इनकम के हिसाब से हम देख लेते हैं कौन सा देश कितना डेवलप है। तो हमने देखा कि वहां पर रहने वाले लोगों की जितनी भी सैलरी थी, जितना भी उनकी जो कमाई थी, उसमें उसके पॉपुलेशन का डिवाइड दे दिया हमने और निकाल दिया उसका पर कैपिटल इनकम। फिर हमने पब्लिक फैसिलिटीज पर ध्यान दिया कि क्या केवल पैसा ही सब कुछ है ना। हमने देखा ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ है ऐसा जो नहीं हो सकता। आप इज्जत नहीं खरीद सकते हो पैसे से, आप पैसे से रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते हो, आपको इक्वालिटी पैसे से नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए फिर हमने क्या देखा कि पब्लिक फैसिलिटीज बहुत जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट हमारे लिए हॉस्पिटल्स खुलवाती है, गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बनवाती है, डैम्स हैं हमारे लिए। एक ऐसी चीज जिसको एक पूरी कम्युनिटी एक साथ शेयर कर ले ताकि वो एक चीपेस्ट माध्यम बन सके, है ना। पैसा भी कम खर्च हो, सब लोग सुविधा भी ले सकें। उसके अलावा भी जब हम आगे चलते हैं तो आपके बुक में एक टॉपिक आएगा जस्ट पब्लिक फैसिलिटीज के नीचे। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, केरला वाले मॉडल पे हमने बात की थी। ये लाला जी की दुकान हमने देखी थी ना, नायक पिक्चर में आती है। तो बॉडी मास इंडेक्स करके आपका एक चैप्टर आएगा, एक टॉपिक आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है, सिंपल लैंग्वेज में समझते जाएंगे ना तो आ जाएगा। बॉडी मतलब हमारी बॉडी, मास मतलब वैसा मास मत समझिएगा जो हमारे शरीर के अंदर मास भरा है, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है उसको एक इंडेक्स बना देना। 4-5 लोगों में आपने देख लिया किसके बॉडी में कितना मास है, उस हिसाब से अपने उसको अरेंज कर दिया। थोड़ा सा अलग है, समझने के हिसाब से बढ़िया था, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, वन वे टू फाइंड आउट इफ अडल्ट आर अंडर नरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। ये तो हो गई किताबी बात, है ना, किताबी परिभाषा, डेफिनेशन के व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। तो ये आप छाप के आ गए, लेकिन आपको समझ में क्या आया? क्या है कि 3 टाइप से हमने बांटा हुआ है किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल को, और देश को इस हिसाब से हमने देखा है कि क्या उस देश के अंदर पैसा तो है, लेकिन क्या उस देश के लोग स्वस्थ हैं, क्या उस देश का हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है, क्या उस देश में लोग इतना खा पा रहे हैं, इतना उनको मिल रहा है कि वो एक हेल्दी कहलाएं, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य कहलाएं। उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स के हम लगाते हैं कि किस देश का बॉडी मास इंडेक्स कैसा है। उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें ये पता, हमने 3 कैटेगरीज लगाई हैं कि एक व्यक्ति जो अंडर न्यूट्रिश्ड है, मतलब जो कुपोषित आप जिसको कहते हो ना, कुपोषण एक बीमारी है, एक बीमारी ही है कुपोषण, एक अभिशाप है हमारे देश के लिए। हमारे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे और वहाँ के लोग कुपोषित हैं, मतलब उनकी बॉडी का और उनकी हाइट का कोई तालमेल ही नहीं है। जब व्यक्ति की बॉडी और हाइट का तालमेल बिगड़ जाता है ना, तब हम बॉडी मास इंडेक्स से निकालते हैं, पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति ओवरवेट है, कुछ इतना खा रहे हैं। कभी कभी नहीं खाने वाले व्यक्ति भी बहुत मोटे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के पास बहुत कुछ है तो वो मोटा सेट हो रहे हैं, और कुछ हैं बेचारे बिल्कुल सुकड़े रखे हुए हैं पतले से। तो कैसे निकालते हैं? क्राइटेरिया यूज टू फाइंड आउट वेदर पर्सन इज न्यूट्रिश्ड, अंडर न्यूट्रिश्ड और ओवरवेट। कोई व्यक्ति हेल्दी है, हेल्दी से बहुत ज्यादा हेल्दी है, या थोड़ा कम हेल्दी है। ये 3 कैटेगरीज इसमें बताई गई हैं। ये आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स की केवल समझाने के लिए मैं लगाया हुआ है, अभी आगे बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे पता लगा लेंगे कि ये व्यक्ति न्यूट्रिश्ड है या नहीं? ऐसा कोई मीटर नहीं आता है, उसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में कुछ हमने पैरामीटर लगाए हुए हैं कि अगर उस पर इतनी वैल्यू आती है तो ये व्यक्ति स्वस्थ है, ये स्वस्थ नहीं है, ये बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति दिख रहा है आपको, पतला दिख रहा होगा, है ना। ऐसे लोगों को बोलते हैं सूखा पापड़ डाइट, बोलते हैं कि बहुत पतले हैं। बुरा मत मानना यार, कोई दुबला हो तो है, लेकिन इसका मतलब है कि आप जो है अंडर न्यूट्रिशन है, आपको कुछ खाने पीने की जरूरत है। कहते हैं ना भाई कुछ लेते क्यों नहीं हो, तो कुछ लेने की जरूरत है। ये जो हरे कलर में आपको दिख रहा है ना, ये आपको लगभग दिख रहा होगा कि ये आदमी फिट है, जिम में जा रहा है। ये लगभग ये थोड़े से मोटा होना स्टार्ट हुए, ये फिर ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो गया, है ना, मोटा सेट हो गया। तो दिस इज इजी टू कैलकुलेट, टेक द वेट ऑफ पर्सन इन केजी। एक व्यक्ति का जितना वजन है किलोग्राम में, एंड देन टेक द हाइट इन मीटर, और उसकी जितनी हाइट है मीटर में, डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट,
आपको उसके वेट में उसकी हाइट के स्क्वायर का देना है डिवाइड। मैथमेटिक्स आ गई है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग मैथ से डरते हैं वो यहाँ पे डरे मत, क्योंकि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा ना, तो ये समझ में आ जाएगा। डिवाइड देना सबको आता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, आपको निकालना है कि ये, अगर आपसे कभी भी पूछ रहा है, आप सब अपना अपना निकाल लिए अपने घर पे बैठ के, ठीक है। आपको निकालना हो कि ये व्यक्ति कुपोषित है, ये पोषित है, ये ओवरवेट है, कुछ ज़्यादा वजनदार व्यक्ति है, ये ढोल मोल सा व्यक्ति है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति का पहले तो वजन तोलो, उसको खड़ा करो वेटिंग मशीन पर, वो देखो उस पर कितना आ रहा है। उसके वजन में उसकी हाइट जो है उसका स्क्वायर करके दे दो डिवाइड, और देखो उसकी वैल्यू क्या आ रही है। फिर मैं बताता हूँ कि उस वैल्यू को आप कैसे समझेंगे कि इस वैल्यू पे ये अंडर न्यूट्रिस्ड है या ओवरवेट है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया कोई व्यक्ति है 50 किलो का, ठीक है। 50 किलो का एक व्यक्ति है जिसकी 1.5 मीटर हाइट है। कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मतलब एक एवरेज हाइट है, 5.5 समथिंग हो जाती है, 5 फुट 5 इंच के आसपास ये हाइट आती है। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2.25, जब हम इसमें डिवाइड देंगे आएगा 22। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए उसकी वैल्यू जो आती है 22, अब ये कैसे पता चलेगा कि 22 वाला व्यक्ति पोषित है या कुपोषित है? इसके 3 पैरामीटर आप याद रखिएगा। इन द रिजल्ट ऑफ बीएमआई, बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी के अंदर के मास को इंडेक्स के रूप में लगा दिया है। लेस देन 18, अगर ये वैल्यू 18 से कम आती है तो वो व्यक्ति कुपोषित है। ये वैल्यू, ये आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। कोई 70 किलो का है, उसकी ये हाइट है, तो उसका कुछ और ही आ रहा होगा, मतलब वो तो ओवरवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी 25 से ऊपर आएगी। बताता हूं अभी आपको। आप अपने वजन में अपनी हाइट का स्क्वायर का डिवाइड दो, आपकी वैल्यू अगर 18 से कम आती है तो आप लोग कुछ खाओ पियो ढंग का, ठीक है, क्योंकि आप लोग हो रहे हो कुपोषित। और मैं नहीं चाहता ही कोई बच्चा कुपोषित हो। कुपोषित होंगे तो पढ़ेंगे कैसे? कुपोषण बहुत बेकार भी चीज़ है। देखा होगा आपने, बेचारे बहुत से जहाँ पर बहुत गरीबी भुखमरी है, वहाँ के बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, उनके बड़े बड़े पेट निकल आते हैं। क्यों? उनको खाने को सही से नहीं मिलता है। तो और मोर देन 25, और किसी की ये वैल्यू 25 से ऊपर आ रही है तो थोड़ा खाना पीना कम भी कर दो, बहुत मोटे हो रहे हो, ठीक है। और बीमारी की जड़ है मोटापा। साथ ही बिटवीन 18 से 18 to 25 जिसकी भी वैल्यू आपकी, अगर अपना घर पे एग्जाम्पल आप ये कर रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपकी वैल्यू 18 से 25 आती है तो आप एक न्यूट्रिस्ड पर्सन है। आपकी हेल्थ, हाइट सब कुछ बढ़िया है, मतलब आपकी हाइट से आपकी हेल्थ, आपकी वजन सब कुछ मैच है। आप एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये कोई बायोलॉजी का चैप्टर तो है नहीं, या ये कोई अभी ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि हम देश के बारे में बता रहे हो, कुपोषण के बारे में, लेकिन ये डेवलपमेंट के बारे में। आप रिलेट करना सीखो चीज़ों को। जब तक आप रिलेट करना नहीं सीखेंगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट, और यहाँ हमको पढ़ाया जा रहा है कुपोषण। इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब कोई कंट्री डेवलप हो रही होगी तो वहाँ के व्यक्ति, इस वजह से भी वो डेवलप हो रही है कि वहाँ के व्यक्ति स्वस्थ हैं, वहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है। हमने पढ़ा है ना एक चीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ में हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी तरीके से मिल रही होंगी। जब इनको ये मिल रहा होगा, जब वहाँ पे खाना पीना अच्छा मिल रहा होगा, वहाँ पे फूड फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो व्यक्ति कुपोषित नहीं होगा। वो कहीं पर कुपोषित है, इसका मतलब है कि वो देश भी पीछे है, क्योंकि देश, हम ही तो देश हैं। जब हम सारे लोग मिल जाते हैं देश बन जाता है। याद रखना 3 कैटेगरीज, 1 वर्ड आंसर्स है। आपसे पूछेंगे कि बिटवीन 18 to 25 अगर वैल्यू आ रही है बॉडी मास इंडेक्स में तो वो व्यक्ति कैसा है? वो न्यूट्रिएस्ड है। 25 से ऊपर आ रही है, 25 तक आ रही है तो वो ओवरवेट है, और 18 से कम आ रही है तो वो व्यक्ति कुपोषित है। यहां ध्यान देने वाली बात जो है, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? पहले मैं भी ध्यान कर लूं। ये देखो, ये वाली बात आपको ध्यान देने लायक है। डू रिमेंबर दैट दिस क्राइटेरियन इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो बच्चे कहते हैं ना यार, वो तो अभी बढ़ रहा है। बच्चे कभी कभी वो छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, घर वाले कपड़े लेने जाते हैं तो बड़े सोच समझ के कपड़े लेते हैं घर वाले, है ना। कहते हैं थोड़ी बड़ी शर्ट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बढ़ रहा है अभी, तो अभी कुछ 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये शर्ट सही आ जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति में कोई बच्चा है, उसका हम बॉडी मास इंडेक्स नहीं निकालते हैं, क्योंकि आप उसको अंडर न्यूट्रिस्ड और ओवरवेट नहीं कह सकते हो। वो अभी बढ़ रहा है, वो अपने आप को फिट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी एज में हैं, आप 16 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के, 14 से ऊपर अगर आप हैं,
तो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि आप 14 से ऊपर या 18 से ऊपर इसको अगर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन आप 14 साल से कम के हैं तो आप इसको मत मानिए कि आप कुपोषित हैं अगर ऐसी कुछ वैल्यू आती है, क्योंकि अभी आप अपने आप को सही कर सकते हो। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स में किसको नहीं लेते हैं? ऐसे बच्चों को जो अभी बढ़ रहे हैं, 14 साल से कम तक को आप मान सकते हो। ठीक है, पैरामीटर खासतौर पे ये 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। क्या समझा हमने यहाँ पे? हमने समझा डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए वहाँ के बॉडी मास इंडेक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम पता लगा पाएंगे कि वहाँ के बच्चे कुपोषित हैं या कुपोषित नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक टॉपिक आएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। डेवलपमेंट पढ़ा, अब ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। ह्यूमन कौन? ह्यूमन हम। डेवलपमेंट मतलब हमारा विकास। हमारा विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्या है एक्चुअल में डेवलपमेंट? क्या है डेवलपमेंट? है क्या? हमने बहुत बार पढ़ लिया कि डेवलपमेंट केवल पैसे कमाना नहीं है, उसके अलावा भी अदर गोल्स हैं, अदर क्राइटेरिया हैं। उन क्राइटेरियाज को बीच में रख कर जब हम किसी देश के विकास की बात करते हैं, वहाँ के ह्यूमन डेवलप हैं या नहीं हैं, उसको जब हम बात करते हैं तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें पर कैपिटल इनकम को भी शामिल करते हैं। हमने पढ़ा है कि किसी भी देश के विकास का एक बड़ा कारण है पर कैपिटल इनकम, लेकिन एक बड़ा कारण है, पूरा कारण नहीं है विकास का। ठीक है, when it is realized that even though the level of income is important, इनकम का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, yet it is an inadequate measure of the level of development, लेकिन ये डेवलपमेंट का एक inadequate measurement है। When what is the other criterion? तो भाई आप ये बताओ सर, आप कह रहे हो कि तो फिर अदर क्राइटेरिया क्या है? तो सर 2 वीडियो से यही तो चिल्ला के बता रहे हैं कि भैया केयर आपको मिले, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, ये सभी तो हैं अदर क्राइटेरियाज। आपका बच्चा स्कूल जा रहा हो, बच्चे स्कूल जा रहे हों, बच्चों को बच्चे 1 साल तक से ये बोलते हैं ना अपन लोग इन्फेंट्री, चाइल्ड इन्फेंट्री वाला जो मौतें थी हमने बताया था, शिशु मृत्यु दर जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो आपके यहाँ तो आप डेवलप कहलाते होगे। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। वहाँ पर जहाँ पर हेल्थ अच्छा हो, जहाँ पर एजुकेशन अच्छी मिलती हो, जहाँ पर रहन सहन अच्छा हो, ये एक बड़े फैक्टर हैं देश को डेवलप करने के। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब इन्हीं सबको स्टडी करके एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसका नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। आपको याद रखना है कि कौन निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है यूएन का। ये इसमें क्या करता है? सारे देशों की स्टडी करके वहां पर कैसा लोगों का जीवन यापन है, एक वहां के लोग कितना विकास कर रहे हैं, ह्यूमन कितना डेवलप है, वहां का एक रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, कंपेयर कंट्रीज, और वहां क्या इस बेस पे क्या करते हैं? अभी हमने पर कैपिटल बेस पे हमने कर लिया था कि ये देश डेवलप है, लेकिन हमको पता चला कि केवल पैसे सब कुछ नहीं होता है, तो हमने और क्राइटेरिया भी तो निकालने पड़ेंगे ना कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम किसी देश को डेवलप कह सकते हैं। कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल, वहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है, ऑफ द पीपल देयर हेल्थ स्टेटस, वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है। कई लोग कुपोषित तो नहीं, पता चला पैसा बहुत है और कुपोषित भी हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। जहाँ पे पैसा होगा जिस देश के पास, वो हेल्थ स्ट्रक्चर में पैसा खर्च करेगा और वहाँ पे लोग कम कुपोषित होंगे। एंड पीसीआई, ये पीसीआई क्या होता है? पर कैपिटल इनकम, हम पढ़ चुके हैं। और ये सब मिलके क्या कहलाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम इंडेक्स क्या होता है? आपने देखा कि वहाँ एक जगह है, मान लिया कोई देश है, वहाँ पे ये लोग हैं, ये आंकड़े हैं वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं। एक कोई देश है, ये लोग हैं जो वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब यहाँ जो न्यूट्रिस्ड पर्सन है। तो ये हो क्या रहा है? हम क्या करते हैं किताब में, क्या करते हैं जब भी हम ऐसी लाइंस बनाते हैं और नंबर्स देते हैं, क्या करते हैं? इसी को तो बोलते हैं इंडेक्स। तो जब किसी देश को, उसके एक कंट्री को या 2-4 कंट्रीज को या सारी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम इनकम के साथ साथ वहाँ के हेल्थ स्टेटस और वहाँ की एजुकेशन को भी शामिल कर लेते हैं, तो बन जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक एक चीज को क्लियर कर दिया है, भूलने का सवाल नहीं है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आप ही की बुक से एक स्टडी की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, आपकी बुक में आप देख सकते हैं। केवल इसलिए मत पढ़ो इसको कि हमें केवल याद करके पेपर लिख के आना है। ये
एक मॉरलिटी के हिसाब से आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उस देश की क्या रैंक है इस पूरे वर्ल्ड में वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर 2017 में भारत और उसके आसपास के देशों की कुछ स्टडी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है कंट्री। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत गौर से इसको देखें। आपकी बुक आप खोल के रखिए, पूरा आपकी बुक में बना हुआ है ये। ठीक है, ये कंट्री यहाँ पे ली हुई है आपकी बुक्स में दी है। श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सब हमारे आसपास कंट्रीज हैं। ठीक है, आपको मालूम भी होना चाहिए कि इंडिया के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये तो है इनकी ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, श्रीलंका में जो ग्रॉस नेशनल इनकम है $11,326। ये 2011 के आंकड़े के हिसाब से है। ये आप लगभग पढ़ चुके हैं पर कैपिटा इनकम में। लेकिन आप ये देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इंडिया की है 68.8 और श्रीलंका की है, श्रीलंका जो कि इंडिया से कई गुना छोटा देश है, वो कई मायनों में इंडिया से डेवलप है। वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे शायद हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छे होंगे, वहाँ पे इकोनॉमी अच्छी होगी। और कहाँ हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, अभी इसमें अपने पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा, सिविक्स में, श्रीलंका मॉडल को और बेल्जियम को तो हमने कितने अच्छे से समझा हुआ है कि वहाँ कितनी कितना बड़े लेवल पर सिविल वॉर हुआ, इकोनॉमी वहाँ की खराब हो गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को धीमे धीमे डेवलप किया। और ये होता क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है वहाँ पर लोग कितने समय तक जिंदा रहते हैं। किसी देश में लोग ज़्यादा समय तक जिंदा रह रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर हेल्थ स्ट्रक्चर तो अच्छा है ना भाई। अगर वहाँ पर लोग जल्दी मर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, आपके यहाँ वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि आप लोगों को जिंदा रख सको। और ज़्यादा समय तक जिंदा रह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अच्छा खासा उनका शरीर होगा, अच्छा खा पी रहे होंगे, अच्छा इलाज मिल रहा होगा। तो वो इंडिया में श्रीलंका से कम है। ठीक है, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अपनी बुक में आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कंट्रीज को कंपेयर करने का कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कैसे बना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक 130 है 2018 में। आपके लिए होमवर्क है, आप नेट पर जाइए, सर्च कीजिए, पता कीजिए 2021 में 2020 में हमारी क्या रैंक रही है, हम और थोड़ा सुधार किए हैं या थोड़ा और नीचे हो गए हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता भी सकते हैं। और कहाँ 2018 में देखिए आप, मतलब 76 रैंक है। ये लगभग 177 कंट्रीज के स्टडी के इंडिया की रैंक 130 है। 130वें स्थान पे हैं हम करीब 200 देशों में, पौने 200 देशों में। मतलब हम बहुत पीछे हैं। लोग, हमारा विकास का जो स्तर है, मतलब लोगों का जो जीवन यापन है वो इतना अच्छा नहीं है। लोग जल्दी मर रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। इसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। आप देखेंगे म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी स्थिति हमसे भी बुरी है, लेकिन ये हमसे छोटे हैं। पाकिस्तान की तो खैर बात ही क्या करना। श्रीलंका को देखिए आप, श्रीलंका जैसा देश, इतना छोटा सा देश 76 रैंक लेके बैठा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, ये सब वही आपका नीचे लिखा हुआ है श्रीलंका की। आप देखेंगे वही टेबल्स, फिर मैं पूरा आपको इतना स्टडी करके बताऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर समझाऊंगा। मैंने इतने अच्छे लेवल में आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में समझा दिया है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हम कहाँ से शुरू हुए थे? हम डेवलपमेंट से शुरू हुए। डेवलपमेंट में हमने कितने छोटे छोटे डेवलपमेंट देखे। हमने फिर देखा कि हम कितने परेशान भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। हम पॉल्यूशन को पैसे से नहीं कम कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। फिर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देख लिया। अब हमारे पीछे जो लिखा हुआ है टॉपिक आपको दिख रहा होगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। याद आ रहा है कुछ? ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पढ़ाया है? क्या पढ़ाया था हमने उसमें? उसके हिसाब से आप याद करके देखिए, रिलेट करिए आप ज्योग्राफी से इसको। हमने क्या पढ़ा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम उनको उस लेवल तक खर्च ऐसे खर्च कर तो नहीं कर रहे हैं कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो पोता पोती होंगे, उनको वो चीज़ मिल पाएगी, वो देख भी पाएंगे, या कहेंगे कि हमारे दादाजी ने देखी थी, हमको तो पता ही नहीं है कैसी दिखती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे दादाजी के जो सारे दोस्त थे, उनकी जो पीढ़ी थी, वो तो पूरा खोद खोद के खा गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्वेश्चन आपसे यही तो है मेरा
कि बच्चों ये बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो बच्चे आप तो कुछ बताओगे नहीं, मुझे मालूम है। द वर्ड सस्टेनेबल मीन्स समथिंग विच इज नॉट शॉर्ट लिव्ड बट कैन कंटिन्यू इन फ्यूचर आल्सो। जो अभी के लिए कम नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में खत्म ना हो जाए, ऐसा विकास जो हम आज कर रहे हैं। जितना भी आप विकास देख रहे हो अपने आसपास, किसी के लिए रोड बनना है, किसी के लिए डैम बनाना है, किसी के लिए पानी है, आप एक्चुअल में उस डेवलपमेंट को निकाल रहे हो ना। और कभी कभी अपनी लालच को पूरा कर रहे हो। गांधी जी ने बोला था ना कि ये प्रकृति मनुष्य के हर जरूरत के लिए पूरी है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच के लिए भी पूरी नहीं है। जहां आपने लालच किया वो चीज़ खत्म हुई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप इसलिए भी पढ़िए क्योंकि आप देखिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बहुत ही प्यारा सिलेबस है। ये व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि वो अच्छे मार्क्स लेके आए, आपको एक अच्छा सिटीजन बनाता है। आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि आपको अवेयर कर सके कि बच्चों ये जो डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं, जो पानी है, जो पेट्रोल है, जो सब कुछ चीज़ें हम जिनका यूज़ कर रहे हैं उनको ऐसे यूज़ करो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बचे रहें। और ये मैंने जितना बोला है यही इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको ऐसे समझना हो तो ठीक है, नहीं तो आप किताबी ज्ञान की ओर चलते हैं थोड़ा सा और। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेपेटो, एक हैं अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या बोला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटजी है, एक योजना है, एक तरीका है। किसका? द मैनेज ऑल नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं और ह्यूमन रिसोर्स हैं, एज वेल एज फाइनेंशियल एंड फिजिकल टर्म वेल्थ एंड वेल्थ। उनकी भौतिकता, कितना अच्छा शब्द है उनकी भौतिकता और उनसे आने वाला जो पैसा है, उनकी वित्तीयता, मतलब उससे आपको जो पैसा मिलने वाला है, जो भौतिक संसाधन है, वो बने रहें। उनको बने रखने के लिए जो योजनाएं हैं, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोलते हैं ना, मोदी जी चिल्लाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए तो कहते हैं वो। भाई डेवलपमेंट क्या है? रिक्वायर्स कंजम्पशन फॉर रिसोर्स। डेवलपमेंट की परिभाषा हमने क्या पढ़ी है? संसाधनों का उपयोग करना ही डेवलपमेंट है। लेकिन हम एक एक वर्ड पर ध्यान दें, संसाधनों का उपयोग। तो उपयोग करने से एक्चुअल में हो क्या रहा है? आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहे हो, मेरे सामने एक पानी का गिलास रखा हुआ है, मैंने इसका पानी पिया, उपयोग किया, डेवलप हुआ, मेरा शरीर डेवलप हुआ उससे, मुझे अभी प्यास लगी थी, बुझ गई, लेकिन पानी क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि अभी मेरी ज़रूरत थी पानी पीना, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं है पानी पीने की, और मैं पानी पी रहा हूँ, पानी फेंक रहा हूँ, पानी सभी जगह पानी कर रहा हूँ, बाहर पानी फैला रहा हूँ, सड़कें धो रहा हूँ, तो वो पानी खत्म हो जाएगा और मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को वो पानी नहीं मिलेगा। तो अगर वो पानी मैं केवल पीने के लिए यूज़ करूँ, जो ज़रूरत के लिए यूज़ करूँ और आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकूँ, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट विल बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स का उपयोग करोगे तो डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। इतनी सी ये बात है, ठीक है। अब आपके में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एकदम लास्ट पड़ाव पर हम आ चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। अच्छे समझिएगा, सिंपल से समझाता हूं कि क्या एग्जाम्पल है। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, भारत में जो ग्राउंड वाटर है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है दिन ब दिन। क्यों हो रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने, और हमने तो फिर गजब ही कर दिया है। क्या किया है? आपने सुना होगा बचपन में, आपके दादाजी बोलते होंगे या आपके घर के कोई भी बोलते होंगे, भैया पहले तो हमारे इतना पानी था कि जहां हम थोड़ा सा गड्ढा खोदते थे पानी निकल आता था। बोलते थे ना ऐसा, आपने सुना ही होगा अधिकतर। क्यों? क्योंकि पानी था, पानी मतलब एक लेवल तक पानी था, लेकिन वो अब पानी बहुत नीचे चला गया। हमने उसका इतना दुरुपयोग किया है पानी का कि आज बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो प्यासे हैं, जिनके पास पानी नहीं है। किलोमीटरों दूर तक वो जाते हैं अपना सामान डिब्बा टांग कर और पानी लेकर आते हैं वहां से, है ना। Recent evidence suggests that the groundwater under serious threat of the overuse is many part of country। हमें बहुत सारी साक्ष्य ऐसे मिले हैं, एविडेंस मिले हैं जहां पर ओवर यूज के कारण वहां पर पानी खत्म हो रहा है। A water level decline of over 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में पानी का स्तर 4 मीटर नीचे चला गया। 4 मीटर समझ रहे हैं आप? 4 मीटर का मतलब अगर आप 6 फुट के आसपास अगर आप हैं तो अपने ऊपर एक और व्यक्ति को खड़ा कर लीजिए, मतलब आपके कमरे बराबर जो हाइट है, ये
स्टडी से पता चला है, बाकी और कितना नीचे हो गया है पानी। आप देखिए ना आज क्या स्थिति है, आप अपने घर पे बोर कराते हैं, जो एक समय में पानी 20 से 50 फुट पे निकलता था, आज हजार फुट तक बोरिंग्स हो रही हैं, 1000 फुट 700 फुट पे बोरिंग हो रही है, क्योंकि इसके लिए हमें जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। पढ़ाया इसलिए जा रहा है, मैं आपको पानी के बारे में नहीं बता रहे हैं, आपको एक उपदेश नहीं दे रहे हैं, आपको वो करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको ये कुछ सोचना पड़ेगा। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same in the present way of using these resources continuous। अगर हमने 25 साल तक लगातार इसी प्रकार का यूज किया ना, अगर जैसे हम कर रहे हैं, तो पानी बचेगा नहीं। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली पर्पस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। पंजाब और यूपी में एग्रीकल्चर अच्छी बात है करना, एग्रीकल्चर नहीं हो तो खाएंगे क्या, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण पानी का लेवल वहां कम हो रहा है। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज आर द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट शहरीकरण के कारण लगातार जो कॉलोनीज बन रही हैं, उनको पानी कहाँ से देना है, इसकी व्यवस्था करने के लिए पानी का हम उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उपयोग क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर को गिरा रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये तो थी पानी की बात, पानी भी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं जो हमने बताया कि पानी तो चलो फिर भी आप कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, क्योंकि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। पढ़ा है ना ज्योग्राफी में, पानी को तो फिर से रीयूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जाएगा, निकलेगा, फिर पानी गंदा भी करोगे, नदी में जाएगा, फिर समुद्र में जाएगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बरसेगा, चलो फिर भी आ जाएगा। बहुत से ऐसे रिसोर्स हैं कि एक बार खत्म किए तो खत्म। गाड़ी में पेट्रोल डलाया, उसके बाद यूज किया तो खत्म, उसके पीछे धुएं को भर के आप उससे पेट्रोल नहीं बना सकते हो। समझ रहे हो, यही इसमें दिखाया गया है। लुक एट द फॉलोइंग डाटा ऑफ क्रूड ऑयल। कच्चे तेल के आप कुछ आंकड़े देखिए, क्रूड ऑयल रिजर्व। ठीक है, आपको 3 बता रहे हैं, तीन आपको ये यहाँ पे स्टडी दी हुई है, एक वर्ल्ड की है, एक यूनाइटेड यूएसए की, एक मिडिल ईस्ट की है। यहाँ पर ये तो बड़े डेवलप्ड देश हैं भाई, यहाँ पर तेल निकलता है, उनके पास पैसा तो होता ही है, भले ही वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना हो। है ना, आपको पता है ना कि अगर आप ऐसे सर आप वगैरह पर कैपिटल इनकम तो खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा होगी, फिर वो डेवलप क्यों नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी और दिक्कतें हैं, वहाँ पे लोकतंत्र के नाम पर कुछ है थोड़ी ना, लोकतंत्र कहने को लोकतंत्र है, लोगों की स्थिति बुरी है, इसलिए डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आ रहे हैं। ये देखें आप, ये 3 कंट्री हैं, ठीक है, कंट्री नहीं है मतलब 3 एरियाज हैं। ये है मिडिल ईस्ट का, वर्ल्ड में आप जो मिडिल ईस्ट देखेंगे, मिडिल ईस्ट देखें ना, खाड़ी देश जिनमें आप देखेंगे, रिजर्व 2017 के आंकड़े बता रहा हूं, 1000 मिलियन बैरल। यहां पर 2017 में 808,000 मिलियन बैरल कच्चा तेल था। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर रिजर्व विल लास्ट, 70 साल बाद इन देशों के अंदर से कच्चा तेल खत्म हो जाएगा और कहीं से निकलेगा भी नहीं। 70 साल बाद आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो कि पेट्रोल मिलेगा भी नहीं, मतलब आपके पैसा कितना भी होगा, आप 1000 रुपये लीटर खरीदना भी चाहोगे तब भी नहीं मिलेगा, है ही नहीं ना, तो खरीदोगे कैसे। यूएसए की स्थिति देखें, इनके पास 2017 में 1000 मिलियन बैरल था, 50,000 मिलियन बैरल बहुत होता है मान रहे हैं, लेकिन हम लोग 700 करोड़ हो चुके हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 अरब हो गई है। 10 साल बाद यूएसए के पास कच्चा तेल नहीं बचेगा। ठीक है, वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में 1697,000 मिलियन बैरल कच्चा तेल था। 50 साल बाद इस पूरे वर्ल्ड में कच्चा तेल नहीं मिलेगा, या कच्चा तेल नहीं होगा तो पेट्रोल भी नहीं होगा। कच्चे तेल क्या होते हैं, इन्हीं से तो आप बनाते हो, कैरोसिन इससे बनाते हो, पेट्रोलियम, ग्लिसरीन, सब चीज़ से बनाते हो। तो कहने का मतलब ये था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, इसलिए पढ़ाया गया आपको। आप अपनी सोच को विकसित करो, आप एक अपने मन में ऐसा सोचो कि क्या मैं इस चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर रहा हूँ या वैसे ही खर्च कर रहा हूँ। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम खुद ही 50, आप देख रहे होगे अमेरिका वाले बोल रहे हैं 10 साल बाद उनको वैसे ही नहीं पता, उनके पास कच्चा तेल नहीं होगा, इनके पास 70 साल तेल है तो ये इनसे खरीदेंगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा, और वर्ल्ड के पास 50 साल बाद तो कच्चा तेल ही नहीं है। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा है। डेवलपमेंट हम
बहुत कुछ करने के बाद भी एक क्वेश्चन हमारे पास आज भी छूट गया है कि सच में डेवलपमेंट है क्या, और वो इसलिए क्लियर नहीं हो सकता है क्योंकि सबके डेवलपमेंट अलग हैं। आप चाहते हो आपके नंबर अच्छे आ जाएं, आपके डेवलपमेंट हो गया। पापा का आपका ये डेवलपमेंट है कि उनका प्रमोशन हो जाए, मम्मी का आपके लिए डेवलपमेंट ये है कि इंसान के सारे बच्चों की नौकरी लग जाए। जब सबके इतने सारे मतलब है डेवलपमेंट के, तो एक डेवलपमेंट का मतलब निकालना बड़ा ही कठिन है। लेकिन फिर भी देशों को, कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की, हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात की, हमने पर कैपिटल इनकम की बात की, हमने बहुत सारे मल्टी डायमेंशन वे में इसको समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। विदित नारायण भदौलिया, ब्रह्मास्त्र क्लासेस। नमस्कार।